स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अभी जैक द्वारा दिए गए मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं और हमने 12th फिजिक्स के पेपर में से आधा पोर्शन जो ऑब्जेक्टिव था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वन वर्ड टाइप के थे तो उनको हमने हल कर लिया है और कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे जो थोड़े सब्जेक्टिव थे तो स्पेस कम होने की वजह से छोड़ा गया था। तो आइए उनको हम हल कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 34 तक हम लोगों ने कर लिया है इससे पहले वाले पार्ट में। तो आइए क्वेश्चन 35 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E जिसकी वैल्यू है 5 × 10⁻³ आई कैप। देखिए यहाँ पर आई कैप दिखा रहा है डायरेक्शन न्यूटन पर कूलम। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी जो स्क्वायर जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है और प्लेन है YZ के पैरेलल, तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा। आइए देखते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है। कह रहा है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम देखिए पहले साफ साफ दिख रहा है, आई कैप मीन्स एक्स डायरेक्शन में है और जो एरिया है वो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है, इसका मतलब है इसके परपेंडिकुलर है। तो इससे फ्लक्स पास होने वाला की वैल्यू कितनी होगी। हम जानते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू होती है ∅ E.ds या इसको हम लिख सकते हैं E/ds × cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए E की वैल्यू दिया है, E की वैल्यू है 5 × 10⁻³ ध्यान दीजिए ए जो है SI यूनिट में है, न्यूटन पर कूलम, लेकिन जो ds है यहाँ पर देखिए साइड ऑफ स्क्वायर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा और मीटर में बदलने के लिए इसको 10⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका अब यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, एक कह रहा है वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल, एरिया वेक्टर की बात करें तो इसके बीच में एंगल है 0, तो यहाँ होगा cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 5। इसका यूनिट आप वहां से ले सकते हैं, हम जानते हैं फ्लक्स जो है E/ds है, तो फ्लक्स की यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। इसी में देखिए प्रश्न थोड़ा सा और आगे भी बाकी है। कह रहा है कि यदि जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उसी वर्ग से मींस सेम स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा। देखिए थोड़ा सा चेंज किया है, कह रहा है अब कि जो प्लेन है वो जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस केस में क्या होगा। हम जानते हैं कि फार्मूला तो सेम रहेगा, फार्मूला हो जाएगा हमारा ∅ होता है E.ds × cos थीटा, तो इसी में cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और थीटा की वैल्यू है 30, तो क्या हो जाएगा 5 × cos 30 और cos 30 की वैल्यू जो है कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा जो चीज ध्यान देनी चाहिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर कह रहा है तल एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अब ये नहीं कह रहा है कि एरिया वेक्टर, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। तो ऐसे केस में आप मान लीजिएगा कि प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ही एंगल है, क्योंकि आप देखेंगे कि एरिया वेक्टर का जो एंगल होता है, हम यहाँ से देख सकते हैं, अभी प्लेन देखिए परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, लेकिन प्लेन का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन लिया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो गया, तो यहाँ पे आपको जो डायरेक्शन है वो प्लेन का नहीं बल्कि प्लेन के परपेंडिकुलर लेना होता है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है derive an expression for the force acting on a current carrying conductor placed in uniform magnetic field। कह रहा है कि एक कंडक्टर है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। स्टूडेंट हम जानते हैं इसका बेसिक क्या होता है कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है
मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, या इसको हम लिख सकते हैं QV इंटू B साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और ये होता है बेसिक। आपकी कंडीशन क्या चेंज कर दिया कि कहीं पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है पहले से, उस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज नहीं बल्कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसकी लेंथ है L, इसमें करंट फ्लो हो रही है I, लेट N हो नंबर डेंसिटी, चार्ज नंबर डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं इसको। और अगर हर मूविंग चार्ज पे अमाउंट ऑफ चार्ज है E, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कह सकते हैं। देखिए एक्चुअल में चार्ज जो चलता है इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन ही चलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो चार्ज है हर एक इलेक्ट्रॉन पे उतना चार्ज है E, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और अगर इसका मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इस केस में देखिए इस समय L लेंथ एलिमेंट जो है इतने के अंदर कितना टोटल चार्ज चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो फोर्स लगता है वो चार्ज पे लगता है, और चार्ज पे जो फोर्स है, चार्ज चूंकि कंडक्टर के अंदर है तो ये फाइनली फोर्स कंडक्टर पर ही लगेगा। तो हमें अगर फाउंड कर ले कि टोटल चार्ज कितना है तो हम पता कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर डेंसिटी इसकी A है तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने हो जाएंगे, नंबर इक्वल टू होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम इक्वल टू होगा एरिया इनटू L, तो एरिया इनटू लेंथ कर देंगे तो आ जाएगा वॉल्यूम। इसमें अगर हम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, और इसमें अगर चार्ज ऑन ईच पार्टिकल अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज Q, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया Q। और चूंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जब चलता है कंडक्टर के अंदर तो उसकी वेलोसिटी एक लिमिटेड होती है जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, तो V की जगह पे यहाँ पर होगा VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलेगा, और B की वैल्यू B ही रहेगी साइन थीटा। स्टूडेंट हम जानते हैं कि किसी कंडक्टर में अगर ये वैल्यूज दी गई हो तो वहां पे उसके करंट और उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, हम जानते हैं कि रिलेशन I इक्वल टू होता है NEA इंटू VD। अब यहाँ पर अगर उन वैल्यू को हम अलग कर लें A NE और VD को, तो हम लिख सकते हैं इसको, हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं F इक्वल टू I इंटू L इंटू B साइन थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक Q की वैल्यू है, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि Q से डिवाइड किया गया, हमें दिखा रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक जो है एक Q की जगह पर आया है, तो I L इंटू B साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट ये जो है यहाँ पे फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो राइट साइड में भी वेक्टर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जैसा लग रहा है, साइन थीटा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, I जो है स्केलर होता है, तो हम I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो ले नहीं सकते, हम यहाँ पर लेंथ को मानेंगे एज ए वेक्टर, मींस लेंथ विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी कंसीडर्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको लिख सकते हैं I इंटू L क्रॉस B। ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर करना है आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये तीनों जो है इनके लिए हम आइए टेबल एक बनाते हैं, इसको कैसे लिखना है आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर है फेरोमैग्नेटिक, यहाँ पे लिख दिए हम, यहाँ लिख दिए पैरा, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया डाया।
तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जो मेन प्रॉपर्टी होता है वो होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सबस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कैसा बिहेवियर दिखा रहे हैं, कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो इनके अगर हम मेन प्रॉपर्टी की बात करें तो एक इसका गुण होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आप ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में आपको इन्हीं टर्म्स को ज्यादा लिखना है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये बताता है कि अगर किसी सबस्टेंस को, मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो वो कैसा बिहेव शो कर रहा है, वो मैग्नेटाइज हो रहा है अलोंग द फील्ड एक्सटर्नल की अपोजिट टू फील्ड, और वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है। तो हम एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं कि अगर बाहर मैग्नेटिक इंटेंसिटी H हम अप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है H के, और यहाँ कांस्टेंट जो होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वही कहलाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है एक तरह से ये बता रहा है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द सैंपल या सबस्टेंस। और अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में ऐड करें 1 तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम। और इसको अगर वैक्यूम के मैग्नेटिक परमियाबिलिटी से मल्टीप्लाई करें तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ दैट सैंपल या दैट सबस्टेंस। तो इन चीजों को देखिए हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फेरोमैग्नेटिक के लिए स्टूडेंट जाई की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है और बहुत ही ज्यादा होती है 1 से। मीन्स जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो बहुत ही तेजी से मैग्नेटाइज होता है अलोंग द एक्सटर्नल फील्ड। पैरामैग्नेटिक सैंपल्स को जब हम रखते हैं एक्सटर्नल फील्ड में, मैग्नेटाइज ये तो होता है लेकिन ये जो है बहुत वीकली मैग्नेटाइज होता है। मींस इसकी जो वैल्यू है वो 1 से कम रहती है, इसकी वैल्यू लेस देन होती है 1 बट ये होती है 0। मतलब 1 प्लस एक छोटा सा नंबर अगर ले लें एप्सिलॉन मान लीजिए, तो जो है इसकी वैल्यू एप्सिलॉन के आसपास होती है, ठीक है। और डायमैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी होती है इसकी वैल्यू निगेटिव होती है, बहुत ही कम होती है पहली बात, और ये निगेटिव होती है। मींस इसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर होती है, 0 से कम होती है, 0 से कम होती है, नियरली 0 के बराबर होती है। और मीन्स इसकी वैल्यू -1 से जो है बड़ी होगी और 0 के बीच में रहेगी। और वैल्यूज की बात करें, अगर हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करें तो ये होगा म्यू आर, और म्यू आर की वैल्यू देखिए क्या है 1 प्लस जाई, मतलब इसी में 1 अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो उसकी वैल्यू म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी फेरोमैग्नेटिक के लिए। देखिए जाई की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है अगर, तो इसमें हम जो है 1 अगर फिर से ऐड कर दें तो फिर क्या होगा, इट विल अगेन मच ग्रेटर देन 1, 2 भी लिख सकते हैं, 1 ही जनरली लिखते हैं हम, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सैंपल के लिए अगर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करें तो देखिए इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम ही थी, ऑलरेडी नेगेटिव में थी। तो म्यू आर की जो वैल्यू होगी 1 प्लस जाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 1 अगर ऐड करेंगे, देखिए 0 और 1 के बीच में थी लेकिन माइनस में थी, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 के आसपास रहेगी लेकिन हल्का सा रहेगी। नहीं, ये तो पॉजिटिव में पैरामैग्नेटिक है तो इसकी वैल्यू 2 से कम ही रहेगी, और चूंकि ये 1 के लगभग बराबर था, 1 से कम था, ये फेरोमैग्नेटिक में बराबर था लेकिन जो है पैरामैग्नेटिक में छोटा था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 0 से 1 के बीच में था, तो 1 अगर इसमें ऐड करेंगे तो 1 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 2 से कम ही रहेगा। 1 प्लस अगर छोटी सी वैल्यू लिख दी जाए तो उससे कम ही रहेगा। और डायमैग्नेटिक के लिए इसकी वैल्यू 0 के लगभग बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 से छोटा पहले ही था, 1 ऐड कर दे, माइनस के 1 के पास था, तो इसकी वैल्यू जो होगी लगभग होगी 0, मीन्स 1 प्लस अगर हम छोटा सा नंबर ले लें एप्सिलॉन तो म्यू आर की वैल्यू जो होगी इससे थोड़ी सी जो है ज्यादा होगी 1 से,
ठीक है, जहाँ के जाई की वैल्यू एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है, तो ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो गई। ऐसे ही अगर म्यू की वैल्यू लें तो हम उसको भी लिख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण और गुणों के बारे में अगर चर्चा करें तो डायमैग्नेटिक सैंपल जो होते हैं ये एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर उसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब ये दूर भागते हैं वहां से। पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वीकली अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक में आते हैं मेनली आयरन, कोबाल्ट और निकल। ऐसे ही इनके डायमैग्नेटिक में आपको एक चीज चाहे तो याद रख सकते हैं कि परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का एक एग्जांपल देखा गया है। मरकरी का जब टेम्परेचर घटाते जाए तो अप्रॉक्स एट 4 केल्विन पर ये देखा गया है कि मरकरी जो है अपनी रेजिस्टिविटी पूरी तरह से लूज कर देता है, ये बिहेव करता है सुपर कंडक्टर का, और ये शो करता है परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म मींस ये कोशिश करता है कि इसके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ना हो, ये पूरी तरह से रिपेल करता है। मींस ये दिखाता है जाई की वैल्यू -1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करके 1 बाय 1 लिखना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये कह रहा है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन आपके बुक के अकॉर्डिंग ना आपको लगेगा कि दो अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन वो दो अलग अलग कंडीशन है, चीजें सेम है। दोनों जगह क्या हो रहा है एक्चुअल में, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मींस इंटरफियर, मतलब एक के रास्ते में दूसरा आ जाना। तो जब दो या दो से अधिक वेव एक साथ किसी जगह पे एक समय में ही आकर मिलती हैं, मींस उसको हम कहेंगे इंटरफियर कर रही हैं, तो वहां जो इंटेंसिटी है उसमें चेंज आता है, और इस घटना को ही कहते हैं इंटरफेरेंस। तो हो तो रहा है दोनों जगह इंटरफेरेंस से, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अगर आप समझें तो ये एक्चुअल में कहना चाह रहा है डिफ्रैक्शन क्या और इंटरफेरेंस में इंटरफेरेंस का इसका कहना है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्चुअल में बात करना चाह रहा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, और जो डिफ्रैक्शन है ये कहना चाह रहा है सिंगल स्लिट वाले को। तो स्टूडेंट समझिएगा यहाँ पे डिफरेंस जो है घटना का नहीं है, घटना दोनों जगह सेम हो रही है, वहां पर वेव इंटरफियर कर रही हैं, बस यहाँ पे किस तरह से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। तो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर आपको कि आपके बुक में जो एक्सपेरिमेंट्स है, मैं सिंगल स्लिट और डबल स्लिट, इसमें जो मेन डिफरेंस है वो है, एक बार आइए हम लोग लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, DOU डबल स्लिट और सिंगल स्लिट। इसमें जो बेसिक डिफरेंस होता है आप पाएंगे कि डबल स्लिट में जो पैटर्न मिलता है वो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का होता है, मींस उसकी सेंटर में हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है, और फिर डार्क, फिर ब्राइट। लेकिन इसमें जो है हमको फ्रिंज की विड्थ इक्वल मिलती है, जैसे सेंटर से दूर जाते हैं हमें फ्रिंज की विड्थ इक्वल मिलती है, इंटेंसिटी भी दूर जाने पे चेंज नहीं होती, इंटेंसिटी भी इक्वल बनी रहती है ब्राइट फ्रिंज की। लेकिन सिंगल स्लिट में क्या होता है, यहाँ पे वाइडर जो है सेंट्रल ब्राइट मिलता है, बट जैसे जैसे आप दूर जाएंगे सेंटर से तो इंटेंसिटी जो है वो इस तरह से घटती जाती है। सेंटर पे तो आपको इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन इंटेंसिटी जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो कम होती जाती है, दूर जाते सेंटर से इंटेंसिटी घटती जाएगी। लेकिन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको इंटेंसिटी हर जगह सेंटर पे ब्राइट मिलेगा,
और उससे दूर जैसे जैसे जाते जाएंगे इंटेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हर जगह इंटेंसिटी की वैल्यू सेम मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी आपको। और अगर हम देखें अदर डिफरेंसेस की, तो सिंगल स्लिट में जो स्लिट है उसमें ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है वो भी समय के साथ घटती जाती है, जैसे जैसे दूर जाएंगे ब्राइट फ्रिंज की विड्थ घटती जाती है। ब्राइट फ्रिंज width decreases with distance from central bright, लेकिन इसमें जो है आप ब्राइट से चाहे ऊपर या नीचे अगर आप ट्रेवल करते हैं तो फ्रिंज विड्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों हर जगह फ्रिंज विड्थ सेम मिलती है। कहीं कहीं हो सकता है बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन हो, ये भी बात बोल सकते हैं, उनके मन में रहता है कि अगर डबल स्लिट में है, वो थोड़ा सा समझने में का फेर है कि डबल स्लिट में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है 2 लैम्डा है, इस सब केस में हमको मिलता है ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि यहाँ पर मिलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज मिलती है। लेकिन अगर हम सिंगल स्लिट की बात करें तो इन द केस व्हेन यू विल गेट पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा या 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इन सब केस में वहां पर मिलता है डार्क फ्रिंज। और अगर पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 2 का आड इंटीजर मल्टीपल है, मीन्स लैम्डा बाई 2 है, 3 लैम्डा बाई 2 है, 5 लैम्डा बाई 2 है, इन सब केस में हमको मिलता है ब्राइट फ्रिंज। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। तो मेनली इन्हीं के बारे में लिखना है यहाँ पर आपको, और ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। आइए देखते हैं इसमें कुछ एक और हिस्सा है प्रश्न में, कह रहा है इसका क्वेश्चन नंबर बी है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस इज 36.1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव। कह रहा है दो वेव है वो इंटरफियर कर रही है, और जब इंटरफियर कर रही हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड जो इंटेंसिटी है उसका रेशियो है 36:1। ये किसका रेशियो है? इंटेंसिटीज का। मीन्स मान लीजिए यहाँ पर आई ब्राइट कह देते हैं या आई कंस्ट्रक्टिव है और आई डिस्ट्रक्टिव ले रहे हैं, इसका रेशियो कह रहा है 36/1 है। लेकिन स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी का रेशियो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स और हम जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या मिलता है जब एम्पलीट्यूड ऐड हो जाए। मान लीजिए दोनों का एम्पलीट्यूड है A1 और A2, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर होगा A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2 का स्क्वायर, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आएगा 6/1। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा चूंकि ये रेशियो है तो हम कह सकते हैं कि लेट A1 प्लस A2 इक्वल टू 6K और A1 माइनस A2 इक्वल टू K। इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो देखिए 2 आ जाएगा, 2A1 इक्वल टू 7K, यहाँ से आ जाएगा A1 इक्वल टू 7/2K। ऐसे ही आप वैल्यू प्लेस कर देंगे तो A2 इक्वल टू आ जाएगा 5/2K। अगर रेशियो की बात करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैसे K कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 7/5। तो ये होगा रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राइट एंड एक्सप्लेन। देखिए कह रहा है दो काम, राइट करना है फिर उसको एक्सप्लेन करना है। किस चीज को? आइंस्टाइन के इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आइंस्टाइन ने देखिए स्टूडेंट एक जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया था, आपने पढ़ा होगा। तो उसमें हमने देखा था कि जब किसी मेटालिक सरफेस पे फोटॉन इंसिडेंट होते हैं, अगर इस पर फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं तो क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे, देयर आर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी घटना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एप्लीकेशन ऑफ फोटॉन। फोटॉन मींस लाइट।
अर्थात किसी सतह पे जब लाइट पड़ती है किसी मेटेलिक सतह पे और उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअल में होता यहाँ पर फोटान जब इंसिडेंट होता है तो ये देखा गया है कि जो फोटान है अपनी सारी की सारी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को कैसे यूज करता है, दो तरह से यूज करता है। जैसे मान लीजिए फोटान की एनर्जी थी h न्यू, अगर न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो इसका काम यूज दो तरह से करता है। एक तो इसका कुछ भाग लग जाएगा इलेक्ट्रॉन को सतह से निकालने में, मीन्स काम करने में, वर्क फंक्शन। इसको कहीं कहीं फाई भी लिखा जाता है, कहीं डब्लू, जैसा आपका मन करे। चलिए हम फाई लिख देते हैं, फाई नॉट। प्लस इसके बाद भी अगर उसके पास, उस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी बची रहेगी, तो इस एनर्जी का यूज वो कैसे करता है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, मीन्स प्लस हाफ mv²। उसमें जो भी बचेगा एनर्जी फोटान की, वो उसके काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, और यही रिलेशन कहलाता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो क्या लिखना, क्या करना था आपको, देखिए राइट करना था पहले, तो आपने लिख दिया। अब एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या क्या होता है। स्टूडेंट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि फोटान जब किसी मेटालिक सरफेस पे पड़ता है तो वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को, जनरली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को करता है, अपनी सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। और उस एनर्जी का यूज इलेक्ट्रॉन कैसे करता है, दो तरीकों से। कुछ हिस्सा उसको मेटल के सरफेस से बाहर निकलने में खर्च हो जाता है, क्योंकि मेटल में जो है अपने एटम से बाउंडेड है, न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो उसको बाहर निकलने में कुछ एनर्जी यूज हो जाती है। इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। और जो कुछ हिस्सा बचता है ऊर्जा का उसके पास, एनर्जी का, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसको मेजर कैसे करते हैं, इसमें अगर वर्क फंक्शन हमें मेजर करना हो तो हम अमाउंट, अगर फ्रीक्वेंसी को घटाते जाएं तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगा जिस पर कि वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में कैपेबल होगा। मींस उससे कम अगर फ्रीक्वेंसी रखें तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता है। उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मींस मान लीजिए अगर न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है उस फोटान की जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकाल पा रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कितना होगी, h न्यू नॉट। और जस्ट निकाल पा रहा है मतलब उसका सारा का सारा जो एनर्जी है किसमें यूज हो रहा है, वर्क में, मतलब इसकी वैल्यू वर्क फंक्शन के इक्वल होगी। और जो सेकेंड टर्म है हाफ mv², इसको कैसे मेजर करते हैं, इसको हमने देखा था जो वैक्यूम ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया गया है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। उसमें हम देखते हैं कि अगर हम अप्लाइड पोटेंशियल जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगा के रिवर्स में पोटेंशियल बढ़ाते जाए, मीन्स वो पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉन को रोकने के काम आए, तो एक समय ऐसा आता है पोटेंशियल को बढ़ाते बढ़ाते जबकि सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, मतलब करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो उस समय क्या होगा, हाफ एम वी मैक्स, मतलब जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भी रुक जाएगा, करंट 0 का मतलब है। और उसकी अगर हम पोटेंशियल वी नॉट लगाए हैं तो वी नॉट पोटेंशियल पे रुक गया, मतलब ये दोनों एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो वी नॉट पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल लगाने पे रुका है, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मीन्स वह अपोजिट पोटेंशियल जिसको लगाने पे करंट की वैल्यू वह मिनिमम अपोजिट पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक द करंट 0। फोटो करंट की वैल्यू जिस पर फोटो करंट की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो वही कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टूडेंट इसमें बस इतना था। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करिए। बहुत आसान है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए फिगर थोड़ा सा बनाना पड़ता है तो हमने पहले रख लिया ताकि समय बच जाए। यहाँ पे देखिए उन्होंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने लिया एक ऐसा रेडियो एक्टिव सैंपल जो कि अल्फा इमिटर हो। देखिए जितने भी रेडियो एक्टिव सैंपल होते हैं सारे अल्फा बीटा गामा सब नहीं रिलीज करते, कोई अल्फा इमिट करता है कोई बीटा को इमिट। तो उन्होंने एक अल्फा इमिटर लिया रेडियो एक्टिव सैंपल, इसको एक लेड के बॉक्स में, लेड के चैम्बर में इस तरह से रखा कि यहाँ से किसी एक डायरेक्शन में ही बीम निकल पाए अल्फा पार्टिकल की, और उसको उन्होंने
कहाँ पे बम्बारिंग की? एक बहुत ही पतली गोल्ड फॉयल उन्होंने लिया, सोने की पत्ती कहते हैं इसको, हाँ गोल्ड फॉयल उन्होंने बहुत पतली से लिया। क्यों गोल्ड की लिया? क्योंकि सोने की सबसे पतली चादर बनाई जा सकती है, ताकि ये माना जा सके कि एक ही लेयर है सोने, यहाँ पे एटम की एक ही लेयर है। तो ये देखा गया कि जब बम्बारिंग की गई तो यहाँ पे बाहर चारों तरफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगाया गया है, ताकि जब अल्फा पार्टिकल उससे स्ट्राइक करे तो वहां पर प्रकाश निकले, या कहें कि चूंकि फोटो सेंसिटिव है तो वहां पे चमक उत्पन्न हो। चमक उत्पन्न होने के लिए एक माइक्रोस्कोप लगाया जाता है जो इसको देखता रहे, काउंट करता रहे, ताकि पता चले कि जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है वो जाके कहाँ स्ट्राइक कर रहा है। तो स्टूडेंट ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो डायरेक्ट सीधे पार चले गए बिना अनअफेक्टेड, नॉट डिफ्लेक्टेड पार्टिकल, मींस उनको ऐसा लगा कि जैसे रास्ते में कुछ है ही नहीं। ये क्या शो कर रहा है? ये यह शो कर रहा है कि एटम का मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। मतलब क्या है? खाली है, ज्यादातर हिस्सा इसका खाली पाया गया। और ये देखा गया कि बहुत कम, मतलब अप्रॉक्स माना जाता है कि 8,000 से 10,000 में से ये अल्फा पार्टिकल जो है, इतना कम अल्फा पार्टिकल जो है क्या हुए हैं? डेविएट हुए हैं या रिटर्न हुए हैं। यहाँ से टकरा के लौटने वाला अल्फा पार्टिकल की संख्या बहुत कम है। जैसे 8,000 में से 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है रिटर्न हो रहा है, जो क्या शो कर रहा है कि बीच में कहीं न कहीं, देखिए रिटर्न होने का क्या मतलब है? कोई वहां पर है जो इसको ढकेल रहा है, और अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस 2He4, इसका मास काफी ज्यादा होता है, और इसको अगर ढकेल रहा है, लौटा दे रहा है, मतलब जो लौटाया उसका मास बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे शो होता है कि जो उसका पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है, पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन वो कहाँ पर सेंटर्ड कलेक्ट है? उसके सेंटर में बीचों बीच कहीं पर इकट्ठा है, बहुत ही छोटी जगह में। बाद में रदरफोर्ड ने इस पोर्शन को नाम दिया न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस। उन्होंने देखा कि जो एटम का साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 10⁻⁻10 मीटर, लेकिन जो न्यूक्लियस का साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 10⁻14 टू 10⁻15 मीटर। समझ रहे हैं कितना ज्यादा फर्क है? मतलब जो न्यूक्लियस का साइज है उसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का साइज, इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो लगभग 10,000 से 1,00,000 गुना दूर है। न्यूक्लियस के साइज के कंपेयर में जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, सबसे बाहर वाले की, उसकी दूरी ही 10,000 गुना ज्यादा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एटम का अधिकांश हिस्सा जो है वैकेंट है, बहुत ही सूक्ष्म जगह में, सेंटर में उसका पॉजिटिवली पोर्शन कलेक्ट है, इकट्ठा है, कंसंट्रेटेड है, और उस हिस्सा को कहते हैं, नाम दिया गया न्यूक्लियस। इसके आधार पे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल एटम का प्रस्तुत किया, जो बहुत ज्यादा हद तक सफल रहा, क्योंकि जो है इनका मॉडल सबसे डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्योंकि इससे पहले जैसे थॉमसन मॉडल था वो सब फेल हो गए, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट थे, लेकिन उसके बेसिस पे किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। लेकिन इनका मॉडल एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड था, तो ये सबसे सफल मॉडल में से एक माना जाता है। तो इनका मॉडल हालांकि बाद में फेल हुआ, एक दो बातों को बताने में सफल नहीं रहा, आप जानते ही हैं। फिर आए बोर मॉडल, तो बोर ने हाइड्रोजन मॉडल एक दिया, उन्होंने समझाया कि ये चीजें क्यों हो रही है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with the help of a suitable diagram explain the formation of depletion region in a p-n junction. How does its width change when the junction is forward bias and reverse bias? आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन जो है, वहां पे डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है पीएन जंक्शन में, और डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो चेंज कैसे होती है, इसके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए होता क्या है कि पीएन जंक्शन जो होता है
इसमें हम जानते हैं कि दो तरह के सैंपल लिए जाते हैं सेमीकंडक्टर, जो कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, और ये दो तरह से तैयार किए जाते हैं। एक में होल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है जिसको हम कहते हैं पी टाइप, और एक में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एज ए कैरियर, चार्ज कैरियर जब काम करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का चूंकि चार्ज नेगेटिव है, इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नेगेटिव है, इसलिए इसको कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना है आपको, अगर सेमीकंडक्टर पी टाइप है तो इसका मतलब जो इम्प्योरिटी एलिमेंट है उसके पास एक होल है, उसके बगल में एक होल है। तो अगर होल चला जाएगा, होल कैसे जाएगा, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। होल कैसा बिहेव करता है, एज ए पॉजिटिव चार्ज। सोचिए जरा कि ऐसे न्यूट्रल है अगर, और इस होल को कोई इलेक्ट्रॉन फिल कर दे तो होल भर जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पर चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पी टाइप है उसको हम मान सकते हैं इसमें जो है इमोबाइल चार्जेस, जो इम्प्योरिटी एलिमेंट मिलाए गए हैं उनका चार्ज हम कंसीडर कर सकते हैं पॉजिटिव, और बगल में होल चुकी है जैसे ही जाएगा नहीं नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि होल, जैसे हमने अभी देखा कि होल को अगर फिल कर देंगे तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो हम मान सकते हैं ये सब बड़े बड़े नेगेटिव हैं, इमोबाइल चार्जेस, बगल में होल प्रेजेंट है। होल बिहेव करता है एज ए पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे दूसरे साइड में से एन टाइप है, मीन्स उसके पास चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब यहाँ पे जो इमोबाइल चार्ज है वो कैसा होगा, पॉजिटिव, उसका नेचर पॉजिटिव होगा। तो होता क्या है स्टूडेंट, देखिए जैसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप के कांटेक्ट में विशेष अरेंजमेंट से लाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस होल को भरने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस होल को फिल करता है तो देखिए इलेक्ट्रॉन और होल दोनों डिफ्यूज होके खत्म हो गए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, यहाँ इलेक्ट्रॉन की खाली जगह थी वैलेंस बैंड में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई नहीं बचा। अब बचा यहाँ पर इमोबाइल चार्ज, एक प्लस यहाँ पे, ये माइनस, यहाँ पे ऐसे ही माइनस बचेगा, यहाँ प्लस। यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं रहेगा, ये जो है इमोबाइल चार्ज है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी प्लस से माइनस की तरफ। अब जो है अगर ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा तो ये इंटरनल फील्ड इसको अपोज करेगी, मींस क्या करेगी, रोकेगी, एक तरह से बैरियर का काम करेगी। इसीलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है इसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, बैरियर का काम करता है। और ये जितना दूर तक, एक हम देख रहे हैं यहाँ पर एक ऐसा लेयर फॉर्म हो जा रहा है जहां पर कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं है, मतलब चलनशील आवेश नहीं है। यहाँ पे जो चार्ज है ये मोबाइल एलिमेंट है, ये मोबाइल एटम है, तो ये कहीं जा नहीं सकते। तो चलनशील कोई आवेश नहीं है, और इस रीजन को नाम दिया जाता है डिप्लीशन रीजन। तो ये स्टूडेंट आप याद रखिएगा डिप्लीशन रीजन का अर्थ क्या है। डिप्लीशन रीजन क्या है, एक तरह से रीजन ऑफ इमोबाइल चार्जेस, रीजन ऑफ इमोबाइल चार्जेस एट जंक्शन। जंक्शन पे इमोबाइल चार्ज का जो रीजन सेटअप होता है, तैयार होता है, उसी रीजन को क्या कहा जाता है, डिप्लीशन रीजन। और उस रीजन में एक साइड जो है पॉजिटिव मोबाइल चार्ज होते हैं, दूसरे साइड नेगेटिव होते हैं, जिसके कारण उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन के होल के फर्दर मूवमेंट को रोकता है, बैरियर का काम करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल। स्टूडेंट देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर अगर कह रहा है इसको हम बाहर से जोड़ेंगे तो क्या होगा, बाहर से अगर इसको हम सर्किट कनेक्ट करें तो क्या होगा। स्टूडेंट देखें यहाँ पे जो इंटरनल फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर है, एन से पी की तरफ, ये है ई इंटरनल, इंटरनल फील्ड की वैल्यू है, डायरेक्शन है। अब हम जानते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का अर्थ क्या होता है। स्टूडेंट
पहला है कि फॉरवर्ड बायस में जोड़ने पे क्या होगा। हम जानते हैं, फिर से नीचे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है। फॉरवर्ड बायस जो है, जब पी साइड को किससे जोड़ते हैं, हायर पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल, या इसको आप लोग प्लस भी कह देते हो, मान लीजिए याद करने में आसान रहेगा। और रिवर्स बायस किसको कहते हैं, पी साइड को हायर पोटेंशियल से और एन साइड को लोअर पोटेंशियल से, तो फॉरवर्ड बायस। और इसी का अपोजिट, अगर पी साइड को आप लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करें और एन साइड को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करें, तो इसको हम कहेंगे रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो इट ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, तो ये इजिली पास करता है करंट को, तो हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जुड़ा है। और रिवर्स बायस में ये हायर, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। आइए हम देखते हैं क्यों। देखिए स्टूडेंट, अगर पी साइड को हायर पोटेंशियल से आप कनेक्ट कर दिए और एन साइड को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी डायरेक्शन देखिए किधर है, ये जो है इंटरनल फील्ड के अपोजिट में है। मींस ये फील्ड क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन और होल्स को फर्दर एक दूसरे की तरफ ढकेलेगा, तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन जो है वो क्या होगी, पतली होगी। इट विल गेट थिनर, क्या होगी, थिनर होगी, पतली होती जाएगी। और वोल्टेज अगर हम एक्सटर्नल बढ़ाते जाएंगे तो एक समय डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो जाएगी, 0, और इलेक्ट्रॉन होल मिलने लगेंगे, करंट फ्लो करने लगेगी। लेकिन यही अगर हम रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो क्या होगा, रिवर्स बायस में जोड़ने पर पी साइड को अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से या लोअर पोटेंशियल से और ऐसे एन साइड को हायर पोटेंशियल से जोड़ते हैं, तो जो एक्सटर्नल फील्ड होगी वो इंटरनल फील्ड के एलांग होगी। और इंटरनल क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन और होल को दूर दूर कर रहा था, उनको मिलने से रोक रहा था। और उसी डायरेक्शन में बाहर वाले भी फील्ड हो गई, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल को और ज्यादा धकेलेंगे, तो ये सब और दूर दूर हो जाएंगे। तो अगर दूर दूर होंगे तो डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, चौड़ी हो जाएगी, मीन्स वाइडर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है एक एसी सर्किट है, करंट की वैल्यू इतना है और पोटेंशियल की वैल्यू दिया है, कह रहा है कि पावर कंजम्पशन कितना होगा, आरएमएस वैल्यू भी पूछा है। स्टूडेंट बहुत ही आसान प्रश्न है, डायरेक्ट एक लाइन का। आप जानते हैं कि जो पावर का एक्सप्रेशन होता है एसी में, वो होता है V इंटू आई इंटू कास फाई, जहां की कास फाई क्या होता है, क्योंकि पावर की वैल्यू सिर्फ पोटेंशियल और करंट की वैल्यू पे नहीं बल्कि उनके बीच के फेज पर भी डिपेंड करता है। और फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन देम। और चूंकि कास फाई जो है एक ऐसा टर्म है जो पावर को मल्टीप्लाई कर रहा है, वी आई में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम इसीलिए पावर फैक्टर कह रहे हैं, फैक्टर का नाम देते हैं, क्योंकि ये पावर को फैक्टर मतलब इसको टुकड़ों में बांट देता है, छोटा बड़ा इसकी साइज कर देता है। कास थीटा की वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में चेंज होगी, उसी के हिसाब से इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो दिए गए प्रश्न में देखिए I इक्वल टू है 5 sin 100t माइनस π/2। स्टूडेंट यहाँ पर t रहेगा, इसने मिसप्रिंट है थोड़ा सा क्वेश्चन में, टी नहीं दिया है, क्योंकि देखिए चूंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो टाइम का फंक्शन रहेगा, टाइम यहाँ होना जरूरी है, तो टाइम दिया नहीं, यहाँ टी रहेगा। और v में देखिए दिया है t, v इक्वल टू क्या दिया है, 200 sin 100t। तो स्टूडेंट जरा ध्यान से आप देखेंगे तो दोनों साइन के फंक्शन है, मींस हम फेज डिफरेंस डायरेक्टली हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए करंट का जो वैल्यू है इसमें है 100t माइनस π/2, वोल्टेज है 100t, तो दोनों यही होता है, साइन या कास के बाद का जो हिस्सा होता है यही होता है फेज। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, π/2 का दिख रहा है साफ साफ, मींस फाई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, π/2, तो कास फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और ये वैल्यू अगर हम इसमें प्लेस कर दें, कास 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से आएगा P इक्वल टू 0, मींस सर्किट की जो पावर है उसकी वैल्यू आएगी 0। बहुत आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट। अगला इसी में देखिए क्या कह रहा है कि आल्सो फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट।
कि जो करंट है उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, करंट का एक्सप्रेशन दिया है और हम जानते हैं कि अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एक्सप्रेशन है तो ये देखिए करंट जो है साइन का फंक्शन है, I इक्वल टू है 5 साइन इतना। और जानते हैं स्टूडेंट आरएमएस वैल्यू क्या होता है, पीक वैल्यू का स्क्वायर 1/√2 टाइम, और यहाँ पे पीक वैल्यू कितनी है 5, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा I0/√2 मतलब 5/√2 एम्पियर। बहुत आसान। आइए स्टूडेंट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए लेंस के लिए ये सूत्र, कोई भी लेंस हो उसके लिए ये सूत्र प्राप्त करिए। ये लेंस जो है कहलाता है, ये सूत्र लेंस मेकर्स फार्मूला। तो आपको ये जो है फाइंड करना है। देखिए लेंस मेकर्स फार्मूला इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इससे फोकल लेंथ पता चलती है लेंस की, और हम जानते हैं कोई लेंस या मिरर जो हो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक उसका फोकल लेंथ ही होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाता है। तो इसीलिए इसको लेंस मेकर्स फार्मूला भी कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे आएगा। इसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट पहले आपको एक फार्मूला और याद होना चाहिए, और वो फार्मूला है रिफ्लेक्शन थ्रू सिंगल सरफेस के लिए। अगर एक सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो क्या रिजल्ट आता है, और वो आपको याद रखना है कि उसका फार्मूला है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये फार्मूला जो है जब सिंगल सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो आपको यूज करना होता है। इस क्वेश्चन में देख लीजिए जो पॉइंट्स है कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर है O ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर है मान लीजिए पॉइंट है B, यहाँ पर है A है D, यहाँ पर है C, इधर है पहले का सरफेस सेंटर C1, दूसरे का सेंटर इधर है C2, ठीक है। रेडियस R1 एंड R2 है, इसका रेडियस है R1 राइट साइड में, दूसरे अपोजिट में है रेडियस R2, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। वो ऑब्जेक्ट से मान लीजिए इमेज जब लाइट रे चली तो पहले मीडियम μ1 से μ2 में जा रहा है, तो इसके लिए अगर हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, हमें मिलेगा μ2/v। v की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए, b से लेकर इसका डिस्टेंस क्या है I1, तो हम लिखेंगे प्लस bi1, क्योंकि एक इधर है राइट साइड में तो प्लस रहेगा, माइनस μ1/u, u किधर है लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है bo माइनस लेफ्ट में है तो माइनस रहेगा, ए प्लस हो जाएगा, प्लस bo हो जाएगा, इक्वल टू होएगा μ2 माइनस μ1/r। तो रेडियस इसका किधर है राइट साइड में, तो हम इसको लिख सकते हैं bc1, और ये है राइट साइड में तो रहेगा प्लस। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही सेकेंड सरफेस से जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, आइए देखते हैं उसको। सेकेंड सरफेस फॉर रिफ्लेक्शन टू सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस से जब रिफ्लेक्शन हो रहा है स्टूडेंट, तो देखिए अब की लाइट रे μ2 से μ1 में जा रही है, तो सेकेंड मीडियम μ1 बनाएगा और फर्स्ट मीडियम होगा μ2। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, पहले सेकेंड के लिए देखिए यहाँ पे लिखते हैं μ2/v, तो ये हो जाएगा μ1/v। फाइनल इमेज कहाँ बन रही है I पर, यहाँ पर देखिए फाइनल इमेज बन रही है I पे, तो हम क्या लिखेंगे सेकेंड मीडियम के लिए होगा DI, क्योंकि ये जो है सेकेंड सरफेस जो है हम चुन रहे हैं तो D से हम मानेंगे। इस हुआ μ2/v माइनस μ1/u, μ1 की जगह आपकी क्या है μ2/u, u की वैल्यू कितनी है आपकी देखिए, इसके लिए u जो है यही I1 ही u होगा, तो dI1 हम लिखेंगे, चूंकि ये राइट साइड में है तो वैसे ही साइन इसका रहेगा प्लस dI1 इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। r इसका रेडियस किधर है देखिए लेफ्ट में है, तो माइनस dc2 रहेगा, माइनस dc2। यह है क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम जो एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं ये है फॉर थिन लेंस, मतलब हम पतले लेंस के लिए कर रहे हैं, और लेंस अगर पतला है तो हम मानेंगे कि लेंस की मोटाई बहुत ज्यादा नहीं है और B और D लगभग एक ही बिंदु पे हैं, मतलब पॉइंट B कैन बी टेकन एज पॉइंट D।
तो देखिए एक्सप्रेशन 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें है bi1 प्लस में है, di1 माइनस में है, तो ऐड करेंगे b और d अगर सेम है तो कट के 0 हो जाएंगे, तो ये दोनों ऐड करने पे 0 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा बचा μ1 बाई bo। अगर इसको हम साइन के साथ रखते जाए तो ये होगा μ1 बाई bo देखिए किधर है, ए है, b यहाँ पर है, o है लेफ्ट में, तो क्या होगा माइनस u, तो आएगा μ1 बाई माइनस u, ये हुआ। और इसकी वैल्यू रखें आप प्लस μ1 बाई di देखिए राइट साइड में है तो हो जाएगा प्लस v, तो ये हुआ μ1 बाई माइनस u प्लस μ1 बाई प्लस v इक्वल टू राइट साइड में देखिए क्या बचा है, इनको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आ रहा है μ2 बाई इसको अगर हम चाहें तो ए माइनस ऊपर ले जाए तो μ2 माइनस μ1 हो जाएगा, तो μ2 माइनस μ1 कॉमन हो गया और क्या बचा 1 बाई bc1 प्लस 1 बाई dc2। ठीक है, आइए इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए μ1 कॉमन है और हम चाहे तो कॉमन लेके उसको राइट साइड में ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई बचेगा यहाँ पर 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाई μ1 ब्रैकेट में 1 बाई bc1, ये देखिए राइट साइड में है चूंकि, तो इसको हम प्लस r1 लेंगे और dc2 लेफ्ट में है तो माइनस r2 हो जाएगा, तो 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये रिलेशन आपको मिला। बहुत आसान था स्टूडेंट। देखिए इसको आप चाहें तो 1 माइनस μ1 बाई μ2 बाई μ1 माइनस 1 भी आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना होता है कि फोकल लेंथ की डिफिनीशन का यूज करना पड़ेगा। फोकल लेंथ की डिफिनीशन क्या होती है, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो तो जो इमेज बनती है उस केस में वो कहाँ बनती है, फोकस पे। मीन्स अगर u इनफाइनाइट हो तो v बराबर होगा f, इसमें अगर इस वैल्यू को हम प्लेस कर दें तो u अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से डिवाइड करने पे हो जाएगा 0, तो b की जगह पे f आ जाएगा, तो 1 बाई f इक्वल टू क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाई μ1, इसको हम लिख सकते हैं μ2 बाई μ1 माइनस 1 लिख सकते हैं हल करने पर, इनटू आ जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। यही स्टूडेंट आपको लाना था, यही कहलाता है लेंस मेकर्स फार्मूला, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसी से फोकल लेंथ निकलता है और यही तो फाइंड करने के लिए बोला भी है, ऊपर आकर देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये म्यू माइनस 1 जो लिखा है ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, म्यू यहाँ पर μ2 बाई μ1 ही है, तो इस तरह से आप फाइंड कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द हाइगेंस वेव थ्योरी, और उससे क्या करना है, फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड करना है। स्टूडेंट बहुत ही आसान है, आइए हम चर्चा जल्दी से कर लेते हैं। देखिए हाइगेंस वेव थ्योरी में स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप जरूर लिखिएगा अगर पूछा जाए तो। पहली बात, उन्होंने एक संकल्पना दिया, कॉन्सेप्ट दिया वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट क्या होता है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है वेव का फ्रंट मतलब वेव चल रही है तो उसका सामने का अग्र, तरंगाग्र हिंदी में भी कहते हैं इसको। तो जैसे वेव ढेर सारी चल रही हैं, तो एक ऐसा अगर सरफेस हम चुने जिस पर हर पॉइंट का फेज सम इक्वल हो, फेज सेम हो, तो इस सरफेस को कहते हैं वेव फ्रंट। मींस अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, मतलब उस सरफेस पे जितने पॉइंट है वो सब का फेज सेम है, तो हम उस सरफेस को नाम देते हैं वेव फ्रंट। तो हाइगेंस ने कहा कि जब जो है कोई वेव फ्रंट चलता है तो समय के साथ आगे बढ़ता है विद द स्पीड ऑफ वेव, और वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वेव जैसे चल रही है तो कोई लाइट चल रही है तो उसका हर एक पॉइंट, देखिए वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट मतलब वेव का मतलब लाइट का, तो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट बिहेव करता है जैसे कि सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस हो, मतलब ये भी एक सोर्स है, क्योंकि वेव को हम क्या मानते हैं, एक तरह से डिस्टरबेंस। तो वेव फ्रंट के कोई भी पॉइंट ले, इसको हम मान सकते हैं सोर्स। सोर्स है तो ये भी डिस्टर्ब करेगा, मतलब ये भी वेव प्रोड्यूस करेगा, और ये अगर वेव प्रोड्यूस करेगा
तो ये जो नया छोटी छोटी स्फीयर बना रहे हैं इनको हम कहते हैं वेवलेट्स। जो निकल रही है हर एक पॉइंट से जो नई वेव निकल रही है इनको हम कहते हैं वेवलेट्स। तो वेवलेट्स जो है ये सारे सभी दिशाओं में स्प्रेड होती हैं। वेवलेट्स इमेनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में फैलती हैं और सब डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से अगर जा रही हैं तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। और इन पर अगर कॉमन टेंजेंट हम ड्रा करें तो वो बताएगा पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट एट ए लेटर टाइम, मतलब कुछ समय बाद वेव किधर जाएगी वो बताएगा। याद रखना है वेव फ्रंट जो है कांस्टेंट फेज होता है और यही डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। वेव फ्रंट क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, अर्थात वेव किधर जाएगी वेव फ्रंट ही बताता है। और ये किधर जाती है? हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा वेव प्रोपेगेट करती है। तो दिए गए प्रश्न में देखिए अगला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को जो है आपको फाइंड करना है इसी रूल का यूज करके। देखिए यहाँ पर एक हमने फिगर पहले से ले लिया है। तो इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि दो वेव चल रही हैं यहाँ से वेव फ्रंट को फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे देखिए एक एस से जो है चल रही है और एक हम मान लीजिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोई भी नंबर पी लिख दिया मान लीजिए हमने यहाँ पे। तो एक पी से चल रही है एक एस से चल रही है। देखिए प्लेन वेव फ्रंट है अगर तो पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम फेज में होंगे, ए बी हो जाएगा वेव फ्रंट। और अगर ए बी वेव फ्रंट है तो ए बी ही डिसाइड कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। लेकिन यह समस्या क्या हुआ, जो पहली वेव थी एस से जो जा रही है यहाँ पर इसको अब एंट्री करना पड़ रहा है दूसरे मीडियम में और ए अभी तो सेम मीडियम में है तो इसको डायरेक्ट सीधे जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा अगर दूसरा मीडियम डेंसर है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी और बी से ए जितना दूर चला है उतना दूर ये नहीं चल पाएगा, ये थोड़ा कम दूर चलेगा। और जितना दूर चला, अब देखिए पॉइंट बी और पॉइंट ए सेम फेज में थे, अब बी वाला जब सी पे पहुंचा तो ए वाला डी पे पहुंचा है, मतलब अब नया वेव फ्रंट क्या होगा डी सी। एक तरह से मान सकते हैं बैल है रास्ते के या तो सेना के लड़ने वाले, अगली फील्ड अगली लाइन है, अगली लाइन जिधर दिशा दिखाएगी उधर ही सब जाएंगे। तो पहले ए बी के परपेंडिकुलर जा रहे थे, अब ये दोनों कहा ए वाला डी पे पहुंचा है बी वाला सी पे, तो अब इसके परपेंडिकुलर सब चलेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखना चाहें, चूंकि ये सेकेंड वाला लाइट रे कम दूरी चल रहा है तो ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इनमें क्या रिलेशन है। यहाँ पे हमको दो ट्रायंगल मिल रहे हैं ए बी सी और ए डी सी। इनमें देखिए ये जो एंगल है ये है राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों में साइड जो AC है वो कॉमन है। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I तो इधर भी कितना होगा, ये 90 माइनस आई होगा, फिर ये I हो गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान ले हम इसको R तो ये होगा 90 माइनस R और यहाँ पे हो जाएगा R। अगर हम देखें दोनों में रिलेशन दोनों ट्राइंगल में लाना है हमें तो ये जो है कॉमन साइड को यूज करना पड़ेगा। और अगर इसमें फर्स्ट मीडियम में मान लीजिए v1 वेलोसिटी से जा रहा है वेव तो इसमें डिस्टेंस चलेगा v1t, सेकेंड में अगर v2 से जा रहा है तो v2t चलेगा। तो देखिए रिलेशन क्या आ रहा है, यहाँ पर दिए गए एंगल के लिए जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ए भुजा क्या काम कर रहा है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस, तो रिलेशन कौन सा यूज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो होगा साइन थीटा। तो यहाँ पे हम साइन आई की वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा v1t डिवाइडेड बाई AC। ऐसे ही साइन r ले अगर हम दूसरे मीडियम का तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई AC। कितना आसान है, इसको आप अगर सिंप्लीफाई करना है तो सिंपली डिवाइड कर दीजिए, AC से AC कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ से साइन I बाई साइन R इक्वल टू v1 बाई v2। और हम जानते हैं हम चाहे तो स्पीड को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं v इक्वल टू म्यू इक्वल टू क्या होता है c बाई v, तो v इक्वल टू c बाई म्यू लिख सकते हैं, मीन्स इट कैन बी रिटन एज c बाई म्यू1
डिवाइडेड बाई सी बाई म्यू टू। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। इसको अगर यही है आपका स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। यही आपका स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अप्लाइड अक्रॉस एन इंडक्टर। एक इंडक्टर है, उस पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया गया है। कह रहा है मैथमेटिकली शो करिए कि जो करंट होगा वो ईएमएफ से लैग करेगा। लैग मतलब पीछे रहेगा। कितना पीछे रहेगा, पाई बाई 2 फेज में पीछे रहेगा। तो आइए स्टूडेंट आसानी से देख लेते हैं हम। ए है एक इंडक्टर जो कि एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए इसका ईएमएफ है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ए है इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है एल, सेल्फ इंडक्टेंस। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो इंडक्टर के अकॉर्डिंग इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ होता है वो होता है इक्वल टू माइनस एल इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो हम जो है ओम्स लॉ अगर अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं कि E माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर हमें करंट का रिलेशन चाहिए, तभी तो हम देख पाएंगे कि करंट का फेज क्या है। ईएमएफ का फेज है अभी ओमेगा इंटू टी, तो करंट का फेज चेक करना है तो इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए डी आई बाई डी टी है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं कि डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए उस पर जाएगा जो है ए प्लस रहेगा ई नॉट बाई एल आएगा इंटू साइन ओमेगा टी डी टी। इसको अगर हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट होगा, यहाँ पर होगा 0 टू आई। ये पहले तो इनडिफिनिट इंटीग्रल करेंगे तो ए आएगा आई इक्वल टू ई नॉट बाई, इसको हल करिए देखिए साइन का आएगा माइनस कास थीटा, तो ये माइनस आ जाएगा ओमेगा एल कास ओमेगा टी प्लस सी। यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज आपको ध्यान देना है कि देखिए जो कांस्टेंट आया है, क्योंकि यहाँ पे करंट तो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू जो है 0 के दोनों साइड में वेरी करती है प्लस माइनस, और 0 के दोनों साइड अगर वेरी करते हैं मीन्स बीच में कभी न कभी उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर यहाँ कांस्टेंट कोई रहेगा हमेशा तो उसकी वैल्यू 0 कैसे हो नहीं पाएगी, कुछ न कुछ जो है कांस्टेंट है हमेशा ऐड रहेगा तो 0 हो ही नहीं सकती। इसका मतलब अगर i किसी समय 0 हो रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब c की वैल्यू कितनी हो 0। तो हमारा जो करंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा I इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा इंटू एल कास ओमेगा टी। इसको अगर हम चाहें तो रीअरेंज करके लिख सकते हैं ई नॉट बाई ओमेगा एल इंटू साइन पाई बाई साइन हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्यों होगा ऐसा स्टूडेंट, आइए देख लेते हैं, एक बार चर्चा कर ले हम इसको। देखिए यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर से तो साइन, चूंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे आप अगर उलट दें ओमेगा टी राइट में ला दे, पाई बाई 2 पहले ला दे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा फिर से आ जाएगा कास थीटा माइनस में। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो करंट का फेज है, वोल्टेज का फेज था ओमेगा टी और करंट का फेज क्या है माइनस पाई बाई 2 इसमें है। माइनस का मतलब क्या है, पीछे है, कितना पीछे है, पाई बाई 2 पीछे है फेज में। तो यहाँ से मैथमेटिकली हमने इसको प्रूव किया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है।
कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लाइए जिसमें क्या रहना चाहिए, रिलैक्सेशन टाइम। स्टूडेंट इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में चलते हैं तो उनका रास्ता पूरा खाली नहीं होता है। ये जो है चलते हैं तो किसी से टकराते हैं एटम से, दूसरे से टकराएंगे, फिर तीसरे से टकराएंगे, फिर चौथे से, इस तरह से उनका रास्ता जो है ब्राउनियन मोशन जैसा होता है। तो इनकी स्पीड जो है, चूंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली लगी हुई है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा है, फोर्स लगता है तो स्पीड बढ़ती है, फिर से टकराते हुए घट जाती है, फिर बढ़ती है, फिर टकराते हुए घट जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड मान लीजिए हमें पता करना हो तो हम कह सकते हैं vi इक्वल टू होगा जो उसकी इनिशियल स्पीड, टकराने के जस्ट बाद अगर मान लीजिए उसकी स्पीड है u और टकराने के जस्ट बाद स्पीड है u या u इंस्टेंटेनियस लिख दे रहे हैं, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा एट एनी इंस्टेंट v इक्वल टू होगा u प्लस ए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से तो u प्लस ए कितना होगा, हम जानते हैं a इक्वल टू होता है F बाई m, और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, माइनस e इंटू ई बाई एम हो जाएगा एक्सेलरेशन के लिए, तो हो जाएगा माइनस e इंटू ई बाई एम इंटू अगर टाइम t पास हुआ है तो टाइम t मतलब बीच में अगर कोलिजन नहीं हुआ है, तो ये रिलेशन आपका किसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए होगा। लेकिन अगर हम एवरेज वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करें, देखिए स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन ढेर सारे एक साथ चल रहे हैं, तो कोई हो सकता है टकराया जस्ट अभी, कोई टकराने के बाद कुछ चल दिया, कोई टकराने वाला हो, तो हम जो है इसका एवरेज उस केस में कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट विल बी गिवन बाय एवरेज ऑफ दैट, मतलब बाएं पक्ष का एवरेज ले लें। यहाँ देखिए किसी एक के वेलोसिटी लिए थे, सब के वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, तो हम जो निकालते हैं वो एक कांस्टेंट आता है और उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सबका क्या होगा, कोई जीरो है, किसी की वेलोसिटी किसी का आगे है, तो इन सब का एवरेज वेलोसिटी आएगा जीरो, और यहाँ बचेगा माइनस ई बाई एम इंटू टाइम का एवरेज। तो टाइम देखिए कोई जो है टकराने वाला जस्ट है, कोई टकरा के दूर गया है, ऐसे सब ढेर सारे हैं, तो हम जो है कह सकते हैं कि दो टक्कर के बीच का जो एवरेज टाइम है हम उसको ले सकते हैं। तो इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको नाम देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो देखिए इसका नाम से ही समझ में आ रहा है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब जितना समय रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स मतलब टक्कर नहीं हो रहा है, तो एक टक्कर से, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा है उसी को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो कोई जल्दी टकरा जा रहा होगा, कोई लेट में टकरा रहा होगा, या एक ही इलेक्ट्रॉन कभी जल्दी कभी लेट टकरा रहा होगा। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के चलते के समय अगर हम उसका एवरेज टाइम निकालें, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन ले, तो उसी को हम क्या नाम देंगे, रिलैक्सेशन टाइम, और उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ यही रिलेशन होता है। बहुत आसान सा है। आइए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम, ये बस इतना ही पूछा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ जाती है। स्टूडेंट एक वैसे तो पूछा नहीं है लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट कि जो करंट का रिलेशन होता है किसी कंडक्टर में होता है I इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। अगर वी डी की वैल्यू हम यहाँ पे करंट की वैल्यू खाली रखें तो I इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए, वी डी की सिर्फ वैल्यू मैग्नीट्यूड रखें तो हो जाएगा इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन टर्म है आई ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम इधर लाएं तो हो जाएगा आई बाई ए इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाई एम ई इंटू टाउ, और ये है आई बाई ए को हम कहते हैं करंट डेंसिटी।
तो इसको हम लिख सकते हैं J, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा n² बाई m टाउ इंटू E। और हम जानते हैं स्टूडेंट कि करंट डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, जहाँ सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। तो हम कंपेयर अगर इन दोनों को करें तो हम पाएंगे कि सिग्मा की वैल्यू क्या आ रही है n² बाई m इंटू टाउ। मतलब सिग्मा कंडक्टिविटी किससे रिलेटेड है ना, चार्ज डेंसिटी से, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मास, और ये है रिलैक्सेशन टाइम। देखिए रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ेगा मतलब ज्यादा आराम से रिलैक्स करेगा, ज्यादा दूर तक बिना टकराए जाएगा, तो सिंपल सी बात है कंडक्टिविटी का मान बढ़ेगा। अब कह रहा है प्रश्न सुनिए, कह रहा है टेम्परेचर पर से क्या प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर, मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं आप, तो क्या होगा, जो एटम है वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो अगर वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो टक्कर का वैल्यू भी बढ़ेगा, ज्यादा कोलिजन होगा, और कोलिजन अगर ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी होगा, फिर मतलब टाउ की वैल्यू क्या होगी घटेगी, और टाउ घटेगी तो सिग्मा की वैल्यू भी क्या होगी घटेगी, मतलब कंडक्टिविटी घटेगी, या कहें रेजिस्टिविटी क्या होगी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें अगर हम कोई डाइपोल रख दें तो उस पर जो टार्क लगेगा उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करिए। तो बड़ा आसान है स्टूडेंट, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए एक डाइपोल है और इसका ये है आवेश प्लस क्यू, यहाँ पर है आवेश माइनस क्यू। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इस पर फोर्स लगेगा। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर फोर्स लगेगा Q इंटू ई राइट साइड, और इधर फोर्स लगेगा Q इंटू लेफ्ट में। तो स्टूडेंट देखिए डाइपोल जो होता है वो एक सिस्टम होता है, और हम जानते हैं कि अगर एक सिस्टम पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे तो मिलकर बनाते हैं कपल, और वो टार्क प्रोड्यूस करते हैं। और टार्क की वैल्यू क्या होती है, टार्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो यहाँ पे देखिए फोर्स तो समझ में आ रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, तो बीच की यही डिस्टेंस हुई ये, और इसकी वैल्यू कितनी है, अगर डाइपोल की लेंथ है 2a, अगर एंगल ये थीटा बना रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना एंगल डिस्टेंस कितनी आएगी 2a साइन थीटा। तो टार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टार्क इक्वल टू होता है फोर्स आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की वैल्यू है Q इंटू ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2a साइन थीटा। और हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है 2QA। तो 2QA को हम चाहें तो लिख सकते हैं P, और इसको फाइनली लिख लेंगे PE इंटू साइन थीटा। स्टूडेंट चूंकि टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इधर डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर टार्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी में कह रहा है कि व्हेन टार्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी मैक्सिमम, टार्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम देख रहे हैं टार्क की वैल्यू एंगल पे डिपेंड कर रही है, वो एक्चुअली इसी के बारे में पूछ रहा है कि कितना एंगल के लिए टार्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे देखिए जो एक्सप्रेशन है वो है साइन थीटा। साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितना हो 90 डिग्री। साइन थीटा की 90 के लिए साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो उस समय टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू E। इसका मतलब जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हो 90 डिग्री, तो उस समय टार्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है,
फिर डिस्क्राइब करना है इसका कंस्ट्रक्शन, फिर बताना है इसकी वर्किंग यूजिंग ए डायग्राम। तो स्टूडेंट आपको डायग्राम के लिए वही डायग्राम बनाइएगा, कोशिश करिएगा जो एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में इस तरह का डायग्राम दिया है। तो इट कंसिस्ट ऑफ, इसके पहले पार्ट के बारे में बता दीजिए। तो अच्छा ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर है क्या। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, ये जो है बहुत ही, इसका एक्चुअल नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि इसमें MCGV कहते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि इसमें एक कॉइल होती है जो मूव करती है। इसका मेन एम होता है टू सेंस करंट, टू सेंस करंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट हो तब भी इसको सेंस कर सकता है। तो एक्चुअली इसको करंट मेजर करने के लिए यूज नहीं करते, खाली इसको सेंस करने के लिए यूज करते हैं। जब हम चाहेंगे तो कुछ अरेंजमेंट की हेल्प से इसको एज ए मीटर या वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली गैल्वेनोमीटर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को सेंस करने के लिए यूज होता है। तो आइए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन में आपको बताना है, यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, और सॉफ्ट आयरन कोर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रखा जाता है इस तरह से कि यहाँ पर जो टार्क है, चूंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक डाइपोल पे जो टार्क लगता है टाउ इक्वल टू होता है वहां पर m क्रॉस b, मींस m इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो इसको ऐसे मैनेज किया जाता है कि थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री रहे, मींस यहाँ पर जो फील्ड है वो ऐसा डिजाइन किया जाता है कि ये फील्ड रेडियल हो। यहाँ पर एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रहने के कारण थीटा हमेशा 90 डिग्री रहता है। तो टाउ की इक्वल टू क्या हो जाता है, m इंटू बी, मतलब m की वैल्यू क्या होती है, IA/B। तो टार की वैल्यू कितना हो जाएगी, IA इंटू बी। अब देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब इस कॉइल में जैसे है हम करंट I पास करेंगे तो उस पर टार्क लगेगा, कॉइल रोटेट कर जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पर कॉइल से एक स्प्रिंग, यहाँ पे देखिए लिखा है स्प्रिंग एक जुड़ा हुआ है, ताकि ये कॉइल नाचे तो स्प्रिंग में ऐंठन हो। और हम जानते हैं अगर स्प्रिंग में ऐंठन होगा तो वो फिर क्या करेगा, स्प्रिंग उसको फिर से ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश करेगा, रीस्टोर करने की कोशिश करेगा, उसमें एक रीस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस होगा। और हम जानते हैं रीस्टोरिंग टार्क की वैल्यू जो होगी उसके ऐंठन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, टाउ प्रोपोर्शनल टू थीटा, मींस टाउ इक्वल टू हम लिख सकते हैं k इंटू थीटा। तो ये है उसका कांस्टेंट ऑफ रिजिडिटी कह सकते हैं। तो एट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब ऐठेगा और किसी समय जाकर स्टेबल हो जाएगा तो उसमें इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम के केस में क्या हम कह सकते हैं कि IA/B जो होगा A बराबर होगा k इंटू थीटा के, या हम लिख सकते हैं I इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू k। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्न हमने 1 लिया है, लेकिन आप n लेना है। n जो है ज्यादा टर्न रहेगा तो ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा, तो सेंसिटिविटी उसकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हर जगह आप n लगा लेंगे तो ये हो जाएगा NAB/K इंटू थीटा। देखिए यहाँ पर बाकी टर्म कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ए है स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर I जो है प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, थीटा के। मतलब I अगर जो है बढ़ेगा या थीटा प्रोपोर्शनल टू हम कह सकते हैं I, ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू K/NAB इंटू I, मतलब थीटा प्रोपोर्शनल टू I। अगर I बढ़ेगा तो थीटा उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कॉइल से एक अटैच कर देते हैं पॉइंटर को, तो जितना करंट फ्लो होगी उसी के हिसाब से वो रोटेट करेगा, और हम वहाँ पॉइंटर से स्केल पर हम रीडिंग देख सकते हैं कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। ये हुआ उसकी वर्किंग। ठीक है, थैंक यू। कोई अगर क्वेश्चन हो स्टूडेंट तो आप हमें जो है सूचित करेंगे, इसी में कमेंट में बताइएगा, हम इसको कोशिश करेंगे आपको उसी कमेंट में ही हम बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।